सभी रीट के और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के छात्र छात्राओं को मैं रामानंद शर्मा रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मनोविज्ञान यानी साइको, मनोविज्ञान साइको के पार्ट 5 की ओर हम आज मूव करते हैं। तो आज हम 2 सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं। पहला सिद्धांत 3 आप पहले पढ़ चुके हैं। अब अगला जो सिद्धांत है वो है निर्णायक अवधि का सिद्धांत। तो निर्णय लेने का मतलब होता है डिसीजन। जो डिसीजन पीरियड है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन पीरियड, निर्णायक अवधि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में विशेष करके जो बाल्य अवस्था है उसमें बालिका के जीवन के बारे में विशेष जो है निर्णायकता का महत्व दिया गया है। तो बालिका, ये सिद्धांत कहता है कि बालिका यानी जो लड़की है उसके जीवन के कुछ ऐसे समय होते हैं जो उसके विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होते हैं। तो एक बालिका के जीवन के कुछ ऐसे समय होते हैं जो उसके विकास यानी उसके डेवलपमेंट, जो उसके विकास और ज्ञान यानी कि नॉलेज के लिए निर्णायक होते हैं। यानी अगर उन विशिष्ट समयों पर एक बालिका के प्रति उसके गार्जियंस या खुद बालिका अपने विकास के लिए और ज्ञान के लिए अगर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर वो उसके विकास में बाधक होते हैं। और ये बाधकता इतनी अधिक प्रभावी हो जाती है उसके जीवन में कि उसे कभी फिर सुधारा नहीं जा सकता। तो मैं इसके भिन्न भिन्न आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन इस सिद्धांत की मूल बातें देख लें आप कि ऐसी अवधि जिसमें बालिका के अनुभव, ऐसी अवधि जिसमें बालिका के अनुभव जो उसे उसके एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, परिवार और उसकी संगत और मीडिया इत्यादि जो उसके दिमाग पर प्रभाव डालते हैं, उसमें
अगर वो ऐसी अवधि में जिसमें बालिका के अनुभव उसके अनुकूल हों, अगर एटमॉस्फेयर अनुकूल होगा, उसके अनुसार होगा, तो उस बालिका के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी खुलकर के चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा। तो अब देखिए, कुछ ऐसे प्रतिकूल अनुभव भी होते हैं जो अगर बालिका प्रतिकूल अनुभव जो उसके विकास में अवरुद्धता के कारण बन जाते हैं, उन प्रतिकूल अनुभवों का अनुसरण कर लेती है, तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। और फिर इस अवरुद्धता के कारण उस बालिका के डेवलपमेंट में यानी विकास के प्रति ऐसी हानियां हो जाती हैं, ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जिनको फिर भविष्य में सुधारा नहीं जा सकता। तो प्रतिकूल अनुभवों से उसका विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। और यदि वातावरण उसको उसके अनुभव ऐसे हैं जो सकारात्मक, उसके अनुभव अनुकूल हैं, तो उसके विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अब यह प्रोत्साहन माँ बाप की ओर से हो या आसपास के वातावरण की से हो, या जिस विद्यालय में वह शिक्षा प्राप्त कर रही है वहां उसको अनुकूल वातावरण मिल जाए, तो उसका आसानी से विकास हो जाता है। तो उस समय उसको निर्णय लेने के लिए आवश्यक कदम उठाने होते हैं। अगर वो अपने अनुकूल अनुभवों से निर्णय ले लेती है अपने फ्यूचर के बारे में, तो उसका डेवलपमेंट, उसकी प्रगति, उसकी नॉलेज जो है सीढ़ी टू सीढ़ी बढ़ती जाती है। तो आप देखिए, इस सिद्धांत में जो और बातें हैं वो ये है कि बालिका अपने परिवेश के प्रति, यानी बालिका अपने परिवेश का मतलब है कि जिस वातावरण में उसका लालन पोषण हो रहा है, वो अगर परिवेश की परिस्थितियां जिनको वो देखती है उनके प्रति वो संवेदनशील है, तो निर्णायक, अगर वो संवेदनशील है और अपने डेवलपमेंट के लिए वो दृढ़ निश्चय ले लेती है, संकल्प ले लेती है, तो ऐसी अवधि या ऐसा पीरियड उस बालिका का निर्णायक अवधि या संवेदनशील अवधि कहलाता है। संवेदनशील अवधि कहलाता है। अब देखिए, बालिका का जो जैविक रूप है उसमें उसको जब उसके उम्र के हिसाब से जैविक रूपों में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, जैसे कि यौवन अवस्था में
जो परिवर्तन बालिका में आते हैं हार्मोन्स के कारण, उन हार्मोन्स के कारण जो जैविक रूप उसका बदलता है, उसका स्वरूप बदलता है, अगर उसमें वो विशेष कौशल है, उसमें उसकी माता ने उसे विशेष कौशलता प्रदान की है, उसके परिवार ने उसको विशेष कौशलता प्रदान की है, यानी वो विशेष कौशल रखती है, तो विशेष कौशलों को वो सीखने के लिए तैयार है, प्रिपेयर है, तो उस बालिका का तेजी से विकास होता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। यह मैंने एक प्रैक्टिकली तरीके से आपको निर्णायक अवधि का सिद्धांत समझाया, लेकिन अब यहां हम वैसे अगर थ्योरेटिकल रूप से देखें तो बालिका का बोलना जब वह प्रारंभ करती है, एक बालिका है, उसका बोलना जब वह बोलना प्रारंभ करती है, जब एक बालिका अपनी जन्म अवस्था के बाद धीरे धीरे उसमें जैविक विकास होता है और वो जब बोलने के लिए का प्रारंभ करती है, बोलना सीख जाती है, बोलना प्रारंभ करती है, तो स्वर तंत्र हमारे होते हैं, स्वर तंत्र और ओठ और जीभ पर नियंत्रण रहता है। अगर वो बोलती है और उसको उसके स्वर तंत्रों पर उसका और उसके ओठ यानी होठों पर और जीभ और उसकी जीभ पर, जिह्वा पर अगर नियंत्रण है तो उसका मस्तिष्क कार्य करने के लिए विकसित हो जाता है। अगर उसने अपने बोलने पर नियंत्रण रखा है, स्वर तंत्रों पर, अपने होठों पर और अपनी जीभ पर कंट्रोल रखा गया है, तो उस बालिका का मस्तिष्क कार्य के लिए विकसित हो जाता है, कार्य करने के लिए विकसित हो जाता है। आई होप आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। और जैविक जो रूप है वो जब परिपक्वता आती है, यानी जब वो जैविक रूप उसका बदलता है, वो आमतौर से 10 से 13 वर्ष की उम्र में बालिका के जैविक स्वरूप में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन हार्मोन्स के कारण आता है। इसी प्रकार पुरुषों में भी हार्मोन्स के कारण उनके जो है आवाज का भारी होना, जैसे बालिका की आवाज का पतला होना, बालक के आवाज का भारी होना, बालक के दाढ़ी मूछे आना, बालिका के जो है वक्ष स्थलों में विकास होना और मासिक धर्म की प्रक्रिया आना, इनके प्रति यदि वो संवेदनशील है, पहले से ही इन जैविक परिवर्तनों के लिए तैयार है, यानी उसमें ऐसे परिवेश में उसने जन्म लिया है जहां उसको इस जैविक रूप में परिवर्तन में उसका पिता या माता परिपक्वता में सहयोग करता है,
परिपक्वता में सहयोग करता है। तो इन जैविक परिवर्तनों से वो बालिका अच्छी तरीके से परिचित होते हुए और अपने विकास को कर जाती है। आई होप आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे। अब देखिए, मैं विकास की इस सिद्धांत के आधार पर थोड़ी सी जो है प्रसव से के समय से यानी गर्भावस्था से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक का थोड़ा सा रूप बता रहा हूं, जिसे आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट्स करे, मैं अगली वीडियो में उसको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, प्रसव से पूर्व विकास का भी निर्णायक यानी जो प्रसव से पूर्व जो विकास होता है वो भी बालिका का निर्णायक अवधि का समय होता है। निर्णायक अवधि का समय होता है। अब देखिए, गर्भावस्था, तो मैं इस बात को जीव विज्ञान के आधार पर आपको बता रहा हूं कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह जो है उनमें बालिका के शरीर के अधिकांश जो तंत्र हैं उसके लिए जो निर्मित होते हैं तंत्र उसके लिए निर्णायक होते हैं। इस स्थिति में उस बालिका की मां इन 3 महीनों में जो क्रियाकलाप करती है उसका भ्रूण में यानी गर्भावस्था में पल रहे बालिका के अंश पर बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ये हमारी साइंस भी कहती है। तो इन 3 माह के अंदर ये हानिकारक परिवेशों के कारण अगर उसकी मां को हानिकारक परिवेश जैसे उसे कोई नशीला पदार्थ लेने की आदत है या अन्य ऐसे आहार ले रही है जो बालिका के गर्भावस्था में विकास में विकृति ला सकता है, तो हानिकारक परिवेश के कारण एक बालिका के जो गर्भावस्था में है यानी गर्भ में है उसके विकास में विकृति आ जाती है और ये विकृतियां बाद के महीनों में गर्भ परिवेश में इतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि उस बालिका की मां के आचरण जो उसको प्रभावित करते हैं उसके आंतरिक विकास में
उसके मस्तिष्क के विकास में, तो वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि विकृति आ जाती है। इन विकृतियों को कम किया जा सकता है। अब इसका भी मैं आपको जैविक आधार पर ही एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो बालिका है, एक तो दो चीजें होती है हमारी, जो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि स्त्री और पुरुष। तो स्त्री में अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु। ये अगले सिद्धांत में आपको बहुत काम आएगा। जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप युग्मक बनता है, और युग्मक अनेक कोशिकाएं बनाता है, और कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिलकर के समन्वय होकर के तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये विकास का क्रम हमारा जो चलता है, तो ये आंतरिक रूप से जब चल रहा होता है विकास का क्रम बालिका का। अब बालिका का जन्म कब होगा? जब X और X गुणसूत्र आपके मिलेंगे, स्त्री और पुरुष के। तो इसकी डिटेलिंग व्याख्या हम आगे करेंगे। तो आई होप आपको मैंने प्रैक्टिकली तरीके से एक बालिका के विकास में बाधक और अनुकूल कारकों के बारे में बताया। इस सिद्धांत में मूल बातें क्या हैं ये बताई। अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं हम, जो है निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे सतत विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास जो है वो सतत और निरंतर न रुकने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, जो मनुष्य के जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो अब देखिए, विकास, निरंतरता के विकास के आधार पर गर्भाशय से शुरू होकर के, गर्भाशय से शुरू होकर के एक बालक या बालिका का विकास जीवन पर्यंत जब तक वो जिंदा रहता है निरंतर चलता रहता है। अब देखिए, विकास प्रत्येक अवस्था में अपनी पूर्व अवस्था पर आधारित होता है। यानी आपका पूर्व अवस्था कैसी थी, वैसे ही आपके जो है विकास होगा बालक का। तो अगली जो प्रत्येक आने वाली अवस्था है, प्रत्येक आगे आने वाली अवस्था वो अपनी पूर्व अवस्था पर आधारित होती है। ये सिद्धांत कहता है कि आने वाली प्रत्येक बालक की अवस्था उसकी अपनी पूर्व अवस्था पर, जिससे वो गुजर चुका है या जिससे वो गुजर चुकी है, उस पर आधारित होती है।
उसका विकास इसी पर डिपेंड करता है। इसका दृढ़ प्रभाव अगली पीढ़ी यानी अगली अवस्था पर पड़ता है। इसका कहने का तात्पर्य हो गया कि पूर्व अवस्था का प्रभाव, दृढ़ प्रभाव अगली अवस्था पर पड़ता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। विकास या व्यवहार, देखिए विकास व्यवहार पर आधारित होता है, पहले विकास पर निर्भर करता है। ये इस सिद्धांत का कहना है कि विकास या व्यवहार, विकास या व्यवहार, किसी भी बालक का विकास या व्यवहार उसके पहले किस तरीके से विकास हुआ, वो किस परिवेश से आया, उसमें क्या संस्कार हैं, उन पर निर्भर करता है। पहले विकास पर निर्भर करता है। इसका मैं अभी एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। दूसरा, भविष्य में बच्चे की सफलता या बालक की सफलता उसके प्रारंभिक विकास पर ही डिपेंड होती है। यानी उसकी जो फ्यूचर का निर्माण होता है, एक बालक के फ्यूचर का निर्माण होता है, वो उसके आरब्ध यानी प्रारंभिक आरब्ध या प्रारंभिक विकास पर निर्भर करता है। देखिए वीडियो में लगातार बने रहे, जिससे ये आपको एक एक पॉइंट नोट करें आप, और आपको अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं कि सपोज कीजिए कि एक बालक है जो एक शिक्षित मां बाप के परिवार में जन्म लेता है, और एक बालक है वो जो है अशिक्षित परिवार में, शिक्षित मां बाप के परिवार में जन्म लेता है। शिक्षित परिवार का वातावरण और संस्कार, उसकी संस्कृति एक निश्चित क्रम में बालक के अनुकूल है, तो वो तेजी से ग्रोथ करता जाएगा, डेवलपमेंट करता जाएगा। जबकि अशिक्षित माँ बाप जो टाइम पर उस बालक के प्रति डिसीजन नहीं ले पाते, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और वो विपरीत जो है प्रतिकूल वातावरण की ओर मुड़ जाता है, यानी वो गलत राहों को पकड़ लेता है। ऐसा आप आम जिंदगी में देखते भी हैं। इसी प्रकार बालिका के देखिए आप कि बालिका की जो है सारा विकास उसकी मां पर निर्भर करता है। उसकी मां के द्वारा उसको कैसे संस्कार दिए गए हैं, उसके जैविक रूप में जब परिवर्तन हो रहा था तो उसको एक सहेली की भांति समझाया गया है या नहीं। अगर समझाया गया है तो वो बालिका उन जैविक परिवर्तनों से आसानी से प्रिपेयर होते हुए निकल जाती है और अपना विकास कर लेती है। लेकिन अगर अशिक्षित मां है और उसे जैविक जो परिवर्तन होते हैं एक बालिका में, यौवना अवस्था में, एक निश्चित अवस्था में, उनके प्रति सचेत नहीं है, तो वो बालिका जो है उसका विकास रुक जाता है और आसपास का वातावरण यदि सही नहीं है तो वो गलत राह की ओर मुड़ जाती है और कुछ ऐसे
घटनाक्रम घटित हो जाते हैं जिनकी हानि उस बालिका और उसके माँ बाप और समाज तक को भुगतनी पड़ती है। आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन पर आप विशेष करके ध्यान दे रहे होंगे। अब देखिए, निरंतरता का जो विकास है उसकी कुछ हम जो है एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उदाहरण के लिए गर्भावस्था से परिपक्वता तक जो है एक बालक या बालिका का विकास होता है, तो वह पहले बैठने के तरीके सीखता है, फिर उठने के तरीके सीखता है यानी प्रयास करता है, फिर वो चलने के तरीके से सीखता है, और फिर आगे दौड़ने के तरीके सीखता है। इस प्रकार वो निरंतर गतिशील अवस्था को यानी अपने विकास को, डेवलपमेंट को बढ़ाता जाता है। तो ये शिशु अवस्था से शैशव अवस्था से और प्रौढ़ अवस्था तक डिपेंड करता है कि विकास के घटक, इसीलिए मैंने आपको इस टॉपिक में आज केवल आपको नॉलेज करा रहा हूं कि विकास के घटक कौन कौन से हैं, यानी विकास को, एक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले घटक जिनकी खुल करके चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज मैं यहाँ संक्षिप्त में इनका नाम बता रहा हूँ जिससे आप इस टॉपिक को आपकी गाइडलाइनों में यानी आपके पास जो बुक हैं उनमें आप देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली रूप से दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो कारक है विकास को प्रभावित करने वाला वो वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम, देखिए आप जानते हैं कि माता की रज और पिता का वीर्य, इन दोनों के कण मिलकर के और बालक में जीन का ट्रांसफर होता है। कई बालक जो है आपके मां पर आधारित होते हैं और कई पिता पर जाते हैं। तो आपने अपने ही परिवार में सुना होगा कि ये अपनी मां पर गया है, ये अपनी पिता पर गई है, ये अपने चाचा पर गई है। तो ये जीन संचय, जीन जो ट्रांसफर होते हैं उन पर डिपेंड करता है विकास का। उनकी एक एक जो है मैं आपको बायोलॉजिकल तरीके से, जैविक तरीके से आपको अच्छी तरीके से कल वीडियो में बताऊंगा। दूसरा वातावरण, जैसा कि मैंने आज के सिद्धांतों में वातावरण यानी परिवेश पर विशेष बल दिया है कि परिवेश विकास को प्रभावित करता है। वातावरण आसपास का कैसा है, उस बालक का या बालिका का उसी प्रकार से विकास तेजी से बढ़ता है या अवरुद्ध हो जाता है। एक यदि उसमें कोई रोग होता है, अगर शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है या
अन्य किसी भी प्रकार का रोग है, तो उस स्थिति में उसकी मनोस्थिति और कार्य क्षमता कम हो जाती है और वो बालक विकास नहीं कर पाता। एक अंतःस्रावी ग्रंथि, चौथा जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आपने निम्न कक्षाओं में एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इन ग्रंथियों के बारे में सुना होगा जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो जब बालक या बालिका में उम्र के हिसाब से इन ग्रंथियों के कारण हार्मोन्स का विकास होता है तो उनकी यौन अवस्था में परिवर्तन आते हैं। और वो परिवर्तन कैसे आते हैं और वातावरण किस प्रकार का है, उसी प्रकार से उस बालक या बालिका का विकास होता है या अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए, पांचवा जो कारक है वो है बुद्धि, कॉमन सेंस। इसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एक बालक या बालिका के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है इसकी व्याख्या आपके कमेंट्स के आधार पर करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट्स जरूर करना है और मुझे बताना है कि आपको मैं जो क्लास में बता रहा हूं, यानी जो मैं टीचिंग आपको देना चाहता हूं, जो ज्ञान आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं, हस्तांतरण करना चाहता हूं, वो कितना % हो रहा है ये आप ही बता सकते हैं। तो अंतिम जो हमारा है, देखिए, पहला हो गया वंशानुगत, दूसरा हो गया वातावरण, तीसरा हो गया आपका रोग और चौथा आपका आहार। आहार भी बालक के विकास पर निर्भर करता है। आहार कैसा है, उसका भोजन कैसा है, वो मांसाहारी है या शाकाहारी है, उसे पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं या पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, इससे भी उसका विकास प्रभावित होता है। एक यौन, तो यौन स्थिति के प्रति उसको कितना ज्ञान है, यौन परिवर्तनों के बारे में कितना ज्ञान है। क्योंकि आप जानते हैं कि बालक और बालिका विपरीत लिंगी होते हैं और उन विपरीत लिंगियों में कभी कभी वातावरण के कारण अनावश्यक रूप से आकर्षण होते हैं और वो आकर्षणों का सकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव हमारे बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर होते हैं। तो आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आज मैं यहीं पर आपसे इजाज़त लेता हूं। धन्यवाद वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली